हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आईए 2018 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पूरा का पूरा पेपर उसका डिस्कशन करेंगे। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे गए थे उनको हम एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। आपको खुद को भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और अगर आपने कर रखा है पूरा का पूरा पेपर तो आपको 2x की स्पीड पे एक बार देखना है, अटैम्प्ट करना है कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। यहाँ पे पूछे PIC पेटेंट इन्फॉर्मेशन जो सेंटर है राजस्थान का, वो कब एस्टेब्लिश किया गया था राजस्थान में। तो सबसे पहली बात ये होता क्या है, राजस्थान के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना कि आप अपनी किसी चीज़ को पेटेंट करवा सकते हो, आप GI टैग ले सकते हो। जैसे आसाम की जो चाय है उसको GI टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी मिल जाती है जियोग्राफिकली आपके एरिया को और आपके पर्टिकुलर किसी चीज़ को, जो क्वालिटी सिर्फ आपके ही एरिया में फेमस है उसको आप जियोग्राफिकली इंडिकेशन दिलवा देते हो। जैसे जयपुर की ब्लू पोइट्री है, बर्तन होते हैं, प्लेट्स होती हैं, उन पे ब्लू कलर की डिज़ाइनिंग की हुई होती है ना, ब्लू पोइट्री, वो जयपुर की फेमस है। इंडिया के बासमती राइस वो फेमस है। तो ये होते हैं, हमने GI टैग लगवा दिया। अब आप बासमती राइस का नाम लोगे तो वो कहाँ का फेमस है, उसके ऊपर एक GI टैग लग गया कि वो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा GI टैग ले सकें, और यदि आप कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसका पेटेंट ले सको, है ना। इन सब के लिए PIC सेंटर राजस्थान में खोला गया था 1998 के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टार्टअप्स एंड वेंचर कैपिटलाइजेशन लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। अब राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा, एक स्टार्टअप के लिए, जो कि एक स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए बनाया गया था। IT के फील्ड में अगर आपको अपना कोई स्टार्टअप खोलना है, आप कुछ नया करना चाहते हो, उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव, उसका नाम है iStart। इसकी सहायता से, iStart की सहायता से बेरोज़गारी को दूर करना, कुछ इनोवेटिव करना, जॉब्स को क्रिएट करना, ये सब इनिशिएटिव राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। और इसका नाम आपको ध्यान रखना है iStart। IT के क्षेत्रों से रिलेटेड हम ये टर्म्स को यूज़ ले रहे हैं, इसलिए आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ड्यूरिंग द 2017 IT की गतिविधियों व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DigiFest का आयोजन किया गया था। यहाँ पे ईयर कौन सा है, 2017। DigiFest का आयोजन पहली बार जो है वो राजस्थान में किया गया था, कोटा और उदयपुर के अंदर। 2017 की बात है ये। और इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ को बुलाया गया। राजस्थान के जितने भी बेरोज़गार लोग हैं या फिर जो IT से रिलेटेड किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करवा सकते थे और बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट भी दिलवाई गई थी। ये ही सेम DigiFest लगा था 2018 में, बीकानेर के अंदर ये लगा था राजस्थान में। तो इन सब डेट्स को, ईयर को और कहाँ पे ये लगा था वो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 17 के अंदर लगा था कोटा उदयपुर में और 18 के अंदर ये लगा था बीकानेर के अंदर। 300 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे बीकानेर के अंदर जब लगा था, 300 से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे आई थी और काफ़ी सारे बेरोज़गार लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिलवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ईमेल सर्विसेज विच अलाउज द यूज़र टू क्रिएट देयर ईमेल एड्रेस इन रीजनल लैंग्वेज। राजस्थान सरकार की खुद की अपनी एक ईमेल की सेवा है। जैसे आप यूज़ करते हो गूगल के द्वारा लॉन्च की गई Gmail, वैसे राजस्थान में ईमेल की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। और हमारी जो खुद की क्षेत्रीय भाषा है राजस्थान की, उसमें और हिंदी में भी आप इस ईमेल को बना सकते हो। इसका नाम क्या है, हिंदी भाषा मेल, मेरी भाषा मेल, राज मेल या फिर RJ मेल। तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राजस्थान मेल मतलब राज मेल, ये नाम है उसका। और आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो इस ईमेल का प्रयोग करते हैं। DOIT पूरा का पूरा जो विभाग है, जो IT के क्षेत्र में सारी चीज़ें हैंडल करता है राजस्थान में, वो पूरा विभाग अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं वो राज मेल के माध्यम से ही सर्कुलेट करता है।
अब इसमें पूछा था किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, तो ये है वॉशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में ये माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो स्थापित है। व्हाट इज़ द वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटिंग वेरीफाइड पोल ऑडिटिंग ट्रेल, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो आपने वीवीपैट मशीन देखी होगी जिसमें हम वोटर जो वोटिंग करते हैं उस टाइम पे जो एक वो पूरी बड़ी मशीन होती है, उसमें जितने भी लोगों ने एनरोल किया है उनके सबके आगे नाम लिखे होते हैं, यहाँ पे उनके साइन होते हैं। वो बटन प्रेस करना होता है जिस पार्टी को हम वोट देना चाहते हैं। उस मशीन को क्या बोला जाता है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रिंटर रिबन इज़ यूज्ड, कौन से प्रिंटर में रिबन का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर में, लेज़र प्रिंटर में, इंक जेट प्रिंटर में या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में? इंक जेट में देखो क्या होता है, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। लेज़र में तो सिर्फ लाइट का प्रयोग होगा, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो। प्लॉटर में मैंने आपको बताया था एक पेन की आकृति का कुछ सिस्टम होता है, वहाँ उस पूरी की पूरी प्रिंटिंग वो पेन के द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा। इंक जेट में क्या होता है, एक जेट लगा होता है, वो स्प्रे करता है इंक को, सूखी इंक को स्प्रे करता है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इनसाइड, आप जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो वो जो बूटिंग की इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे सेव होती है? फ्लॉपी डिस्क में, रैम में, रोम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में? वो देखना आप हमेशा याद रखना, वो होती है रीड ओनली मेमोरी में। ये एक नॉन वॉलेटाइल है, इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इस बूटिंग इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर ऑन करने के लिए नेसेसरी चाहिए वो हम इस मेमोरी में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ कंपाइल्ड लीगली एंड इज़ यूजुअली यूज्ड फ्री इन इज़ रेफर्ड एज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कानूनी तौर पे तो क्या है, बनाया गया है, संकलित किया गया है, कंपाइल किया गया है और इसे किसी भी यूज़र को निःशुल्क दे दिया जाता है, बिना पैसों के दे दिया जाता है। पब्लिक डोमेन, ये वर्ड कंफ्यूज करने के लिए ही डाला है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। माइंडवेयर, ऐसा भी कुछ नहीं है। फर्मवेयर भी इसको नहीं बोला जाता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को बोला जाता है शेयरवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल बतानी है। इनपुट होगा देन आउटपुट, इनपुट आउटपुट देन प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट और प्रोसेसिंग होगी, या फिर आउटपुट साइकिल ओनली ही आती है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। तो आपको ध्यान करना है, इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग ये तीनों ही जो प्रोसेस है वो होती है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश इज़ एन इंटरफेस ड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस किया गया जो डेटा, जो हम प्रोसेस कर चुके हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन हमने उस डेटा को बना दिया, उसके बाद हम क्या निष्कर्ष उससे निकालते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान करना, सबसे पहले होता है रॉ डेटा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकलता। अब इसके ऊपर हम करते हैं प्रोसेस करने के बाद ये डेटा बदल जाता है इंफॉर्मेशन के अंदर। प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ डेटा को हम साथ में मिलाते हैं, प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिला वो है इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या उसे इंफॉर्मेशन सेट बोलेंगे? नहीं। नॉलेज बोलेंगे? बिल्कुल सही है। रॉ डेटा तो कैसे बोलेंगे? रॉ डेटा तो बिल्कुल स्टार्टिंग रूप होता है डेटा का, ये गलत हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल डेटा भी यहाँ पे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर्स, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी डेटा पे, किसी प्रोसेस पे, तब क्या होता है? उसे कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन फाइल है ना, वो क्या चीज़ को स्टोर करती है? उस डेटा को करती है जो रेयरली, कभी कभी चेंज होता है, या वो डेटा जो कभी चेंज नहीं होता और उसे जो है ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करके रखेगी, या फिर डेटा जिसमें गलती हो, ऐसे डेटा को वो स्टोर करके रखती है, या फिर उस डेटा को रखती है जो अक्सर बदलता रहता है। इसे अपन को ध्यान करना है कि ट्रांजैक्शन मतलब कंप्यूटर जिसके ऊपर अभी सीपीयू काम कर रहा है, या फिर वो ट्रांजैक्शन हमारे सीपीयू में अभी एक्टिवेट है। डेटा जिसमें बार बार चेंज होता है उसे ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस जो है डेटाबेस इज़ यूज्ड एज एक्सटेंशन। अब MS एक्सेस डेटा के लिए फेमस है, डेटाबेस के लिए फेमस है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? MS से DBM, MDB या फिर MSS। ये बहुत ही फेमस रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है MDB। और याद करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया एक्सेस, और DB का मतलब डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF का हमें फुल फॉर्म बताना है। प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट या पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब आप उसे कहीं भी ले जा सकते हो, वो हर जगह, हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर पे वैसा का वैसा ही खुल जाएगा। और होता क्या है? PDF एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर 1 जो होती है OSI की वो कौन सी है? तो OSI मॉडल तो हमने बहुत ही अच्छे से किया था, आपको देखते ही आंसर पता चल गया होगा। फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फिजिकल लेयर होती है 1 लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र? फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला या मोज़ेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक फर्स्ट जब मार्केट में आ जाता है कमर्शियली वेब ब्राउज़र माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा हुआ है नेटस्केप, इतना ही दिया है, बट इसका पूरा नाम होता है नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ IPv6 एड्रेस। अब IPv6 का डायरेक्ट इन्होंने एड्रेस ही पूछा था 2018 में, 264, 128, 64 या फिर 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा 128। बाइट में अगर पूछे तो आप 128 को डिवाइड कर दो 8 से, आ जाएगा आपका 16 बाइट। V6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और IPv4 की अगर बात करें तो वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का। बाइट में अगर बात करें तो 8 से भाग दे दो, 4 बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बिटवीन ईमेल सर्वर? ईमेल सर्वर के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। FTP करता है, STTP, MTMP या SMTP। ये होता है फाइल्स के बीच में काम करने वाला प्रोटोकॉल, जिसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 21। STTP कौन सा होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 80। और जो मेल के लिए यूज़ लिया जाता है, मेल सर्वर के लिए यूज़ लिया जाता है, वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये डिफ़ाइन होता है 25 नंबर पोर्ट पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश शोज ऑल द वेबसाइट एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर। मतलब हमने हाल में देखी गई जो वेबसाइट होती है या वेब जो होते हैं उन पेजों को दर्शाता है, जो आपने अभी देखी ही है, उसको बोलते हैं हिस्ट्री दिखाना। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे हिस्ट्री ही बोला जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप जिन जिन वेबसाइट पे जाके कुछ ना कुछ आप सर्च करके आए हो वो सब के सब आप देख सकते हो, डेट वाइज देख सकते हो, पिछले 1 महीने की हिस्ट्री आप देख सकते हो वेब ब्राउज़र में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग, पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेट इज़ कॉल्ड। आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो, इंटरनेट की सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए क्या चीज़ कहलाती है? आपके पास नेटवर्क हब होना चाहिए, इंटरनेट कंसोर्टियम होना चाहिए, टेलीकॉम कंसोर्टियम होना चाहिए या फिर ISP। तो आप हमेशा ध्यान करना, जब भी आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, उसकी किसी सर्विस का प्रयोग करना है, उसे यूज़ करना है, पार्टिसिपेट करना है, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सहायता लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट इज़ अनदर नेम। ईथरनेट का अलग नाम क्या है? ईथरनेट को हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि ईथरनेट की स्पीड कितनी होती है? तो इसकी जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है वो होती है 10 Mbps।
अब 10 Mbps के बाद ये कितनी भी जा सकती है, 100 Mbps भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है। और ईथरनेट का अदर नाम, ईथरनेट को लोकल एरिया के अंदर नेटवर्क बनाने के लिए हम यूज़ लेते हैं, इसका अदर नाम भी होता है लैन। देखो इसी सेम पेपर में ही आपको ये अगला क्वेश्चन देखने को मिला, द नॉर्मल स्पीड ऑफ ईथरनेट 64 Mbps, 64 kbps, 10 kbps या 10 Mbps। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 Mbps। सबसे स्लो कौन सी होगी, सबसे स्लो नेटवर्क में कौन सा डेटा ट्रांसफ़र करेगी, 10 Mbps। इससे जो फास्ट है वो हो जाएगी 100 Mbps वाली, और इससे भी फास्ट हो जाएगी 1000 Mbps वाली। ये सबसे फास्ट होती है, ये सबसे स्लो होती है, बट स्टैंडर्ड का पूछा है, नॉर्मल स्पीड का पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउज़र इफ़ यू ओमिट। मतलब आप है ना, यदि ये चीज़ लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट ब्राउज़र पे लोड नहीं होगी, है ना, लोड नहीं होगी। तो अगर आपने स्टाइल टैग के अंदर उस फाइल को नहीं मेंशन किया, स्टाइल टैग नहीं लगाया, तो आपकी फ़ाइल लोड नहीं होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कंटेनर टैग। कौन सा एक कंटेनर टैग है। देखो बॉडी जो होती है वो बहुत सारे टैग्स को कंटेन करके रखती है, इसके अंदर हम काफ़ी सारे टैग कंटेन करते हैं, इसलिए बॉडी टैग को हम बोल सकते हैं ये कंटेनर टैग है। इनपुट कुछ कंटेनर टैग नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, सेलेक्ट भी नहीं है, और इसके लिए आपको HTML के जितने भी टैग्स हैं वो थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इन एंकर टैग ए इज़ यूज टू शो द हाइपर लिंक। अगर आपको एंकर टैग ए में हाइपर लिंक को दिखाना है तो आप एट्रीब्यूट कौन सा काम में लोगे। देखो ए होता क्या है, हमें हमारा जो वेब पेज है उस पर कोई लिंक देना है, और लिंक आपको पता है ऐसे ब्लू कलर का होता है, उसमें नीचे अंडरलाइन लगाई हुई होती है, उससे हमें पता चल जाता है ये हाइपर लिंक है। इसके ऊपर क्लिक करते ही हम कहीं और वाले पेज पे चले जाएंगे। इसे आप HTML में लगा कैसे सकते हो, तो आपको एक ए टैग को यूज़ करना होता है। ओपन करने के बाद ए टैग लिखना है, फिर आपको एक एट्रीब्यूट देना होता है href, और इसके अंदर आप उस टैग को दे दोगे जो भी आपको अपना एक पेज का लिंक देना है अगले पेज पे जाने के लिए। इस टैग को आप यहाँ पे बंद कर दोगे। एट्रीब्यूट ही हमसे पूछा था ए का, तो वो होगा href, और इसके बीच में यहाँ हम देते हैं लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड अ GIF फॉर्मेट इमेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में भी बताया था, पूरे इसके ये चीज़ें क्या होती हैं, कुकीज़ क्या होती है, स्पैम क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। यहाँ पे पूछा है कि GIF जो इमेज है आपकी, उसके साथ में एक छोटा सा प्रोग्राम स्वतः ही अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं वेब बग। सेविंग अ फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, इंटरनेट है उससे कोई फ़ाइल आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करनी है, क्या कहलाएगी, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्टोरिंग या फिर वेब लिंकिंग। तो इंटरनेट से कोई भी चीज़ अगर हम हमारे कंप्यूटर में लेके आएंगे वो कहलाती है डाउनलोडिंग। हमारे कंप्यूटर से यदि हम इंटरनेट पे कोई चीज़ भेजेंगे उसे बोला जाता है अपलोडिंग। ये दो ही वर्ड होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए URL इज़ रेफरेंस टू। URL के बारे में क्या चीज़ यहाँ पे सही बताई गई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर रिसोर्स, URL जो है वो कोई कंप्यूटर की रिसोर्स है। वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान है उस तक पहुंचाने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। प्रिंटर, नेटवर्क पर प्रिंटर का कुछ है, या फिर नेटवर्क पर स्टोरेज सर्वर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो प्रिंटर है, ना फिर स्टोरेज सर्वर है कोई नेटवर्क का, ना कंप्यूटर की कोई रिसोर्स है। एलिमिनेशन से एक ही ऑप्शन बचता है। बाकी आपको पता होना चाहिए वेब पे जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वहाँ तक हमें ले जाने का काम कौन करता है, रिट्रीव करने का काम कौन करता है, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज कम आफ्टर द एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला स्टेज होता है प्री सेल। प्री सेल में दो फेज़ होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं और नेगोशिएट करते हैं। दूसरी जो मतलब दूसरा फेज़ होता है
एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में हम ऑर्डर करते हैं और डिलीवर करते हैं, है ना। डिलीवरी को रिसीव करेंगे, ऑर्डर करेंगे। थर्ड फेज़ होता है सेटलमेंट। तो एग्जीक्यूशन के बाद का फेज़ कौन सा होता है? सेटलमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सेटलमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? आपको बिल लेना होता है, वारंटी लेनी होती है। सेटलमेंट में क्या होता है? आपको बिल लेना होता है एक तो, और उसको कैश देना होता है, ठीक है। लास्ट स्टेज होती है आफ्टर सेल, जिसमें आपको प्रोडक्ट की वारंटी कार्ड वगैरह जो भी सर्विस होती है वो मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विस। G2C मतलब गवर्नमेंट से सीधा सिटीज़न कनेक्ट हो, ऐसी एक सर्विस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ई वीज़ा। अगर आपको वीज़ा उपलब्ध करवाना है तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई विभाग करवाएगा, डायरेक्ट सिटीज़न अप्लाई कर सकता है, ये तो G2C होती है। पुलिस पोर्टल भी G2C होता है, गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पुलिस से डायरेक्ट सिटीज़न अपनी कोई भी शिकायत ऑनलाइन डाल सकता है। ई ट्रांसपोर्टेशन, आपको अपना कोई कहीं जाने के लिए RCTC वेबसाइट पे जाके आपको टिकट बुक करनी है, या बस की बुकिंग करनी है, या रेलवे की बुकिंग करनी है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। eBay एक शॉपिंग वेबसाइट है जो G2C, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे बिजनेस होता है और डायरेक्ट कस्टमर होता है, ये हो जाएगा B2C। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है G2C सर्विस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EFT का हमें फुल फॉर्म बताना है। ईजी फॉर टैक्सेस, ईजी फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, या इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमें ध्यान करना है इलेक्ट्रॉनिक वे में जब हम फंड मतलब पैसा, फंड को ट्रांसफ़र करेंगे वो होता है EFT सर्विस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन। एक सर्च इंजन का प्रकार कौन सा नहीं है? सर्च इंजन होता है, बिंगो सर्च इंजन होता है, और गूगल भी सर्च इंजन है, बट विंडोज़ कोई सर्च इंजन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत हो जाएगा। कितने सर्च इंजन होते हैं, उसके क्या क्या टाइप हैं, सारी डिटेल्स मैंने आपको, कब कौन सा सर्च इंजन आया था, और साथ में वेब ब्राउज़र, ये दोनों ही मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी कमेंट बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देखना, और उसमें से आपका एक जो क्वेश्चन है वो कन्फर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन जो इनपुट लेके समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। मतलब एक ऐसा सर्च इंजन है जिसको आपने भेजा, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, और इस सर्च इंजन ने खुद कुछ सर्च नहीं किया, इसने दूसरे सर्च इंजन को ये क्वेश्चन भेज दिया कि आप मुझे ढूंढ के बताओ, और ये सर्च इंजन फास्ट है, वो फटाफट इसको ढूंढ के ला के दे देगा, और ये अपन को क्या करेगा, रिज़ल्ट प्रोवाइड करवा देगा। थोड़ा एडवांस होता है, फास्ट होता है इसका, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें सर्च करके बैठा होता है जो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेरीज होती हैं उनके बारे में। इस तरह के का जो सर्च इंजन होता है जो यूज़र से क्वेरी लेता है बट खुद सर्च नहीं करता, दूसरे से सर्च करवा के फिर आपको डेटा उपलब्ध करवाता है, इसे बोला जाता है मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट आर ओपन। मतलब आपकी जो वेब ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र की जो विंडो होती है, आपने कुछ सर्च किया, यहाँ पे सर्च बार होती है, और यहाँ क्लिक करते ही आपको नीचे रिज़ल्ट के काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे। आप किसी भी एक पेज को खोल के आप रिज़ल्ट देख सकते हो। ये रिज़ल्ट क्या कहलाते हैं? इनको बोला जाता है टैग लिस्ट, सर्च इंजन पेज, कैटेगरी लिस्ट, या सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस, तो उसे बोला जाता है सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिकवरी टेक्निक। कौन सी एक रिकवरी की टेक्निक नहीं है? डेटाबेस का ये टॉपिक है। रिकवरी टेक्निक में देखो क्या होता है, इमीडिएट अपडेट में आपने जो भी डेटाबेस के अंदर छेड़छाड़ करी, इमीडिएट अपडेट वो हो जाता है, ये एक टेक्निक होती है। डेफर्ड अपडेट और टू फेज़ अपडेट। डेफर्ड अपडेट में क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद अपडेट होता है। टू फेज़ कमिट में इसके फेज़ होते हैं, देन वो क्या करता है, कमिट करता है, सेव करता है डेटा को जो भी आपने चेंज किया। रिकवरी मैनेजमेंट करके कोई रिकवरी की टेक्निक नहीं होती। करेक्ट आंसर ये जो है गलत है, बाकी सब रिकवरी की टेक्निक्स होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट दैट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है, एडिट कर देता है, चेंज कर देता है, तो ये किसका साइड इफ़ेक्ट है? असर्शन का, रेफरेंशियल कांस्टेंट का, इंसर्शन का? इंसर्शन का नहीं है। इंसर्शन क्या होता है? कोई चीज़ इंसर्ट करवाना, कोई चीज़ इंसर्ट करना। और रेफरेंशियल कांस्टेंट क्या होता है? आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो तब हम लगाते हैं कांस्टेंट्स। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। इसका मतलब होता है ट्रिगर, कि ट्रिगर जब होने लगता है सिस्टम में, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली डेटाबेस में अपने आप मॉडिफिकेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग मतलब इंटीग्रल पार्ट है जो किसी, यहाँ पे फेलियर दिया हुआ है, जो किसी फेलियर के पहले की स्थिति में रीस्टोर करता है। मतलब उसको ये पता चल जाता है फेलियर होने वाला है और वो क्या करता है, वापस से फटाफट रीस्टोर कर लेता है पूरा डेटा कि मैंने जो ऑपरेशन किया वो गलत है। इसे क्या बोला जाता है? रिकवरी स्कीम, बैकअप स्कीम, रीस्टोरिंग स्कीम या फिर ट्रांजैक्शन स्कीम। तो इसे बोला जाता है रिकवरी स्कीम, जो अभी पीछे हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग करना, फोटोग्राफी करना, मूवी और सिमुलेशन कम अंडर द कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? टेक्स्ट में नहीं, टेक्स्ट में फ़ोटो नहीं आएंगी, और ग्राफिक्स में मूवीज़ नहीं आएंगी, इमेज में मूवीज़ नहीं आएंगी, एनिमेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, एलिमिनेशन से ईजीली किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर और क्या होता है जो दो टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं? तो वेक्टर के साथ आप ध्यान करना, वेक्टर और स्केलर जो है वो दो होते हैं टाइप के जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स को दिखाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी तकनीक है जो ईंट या पत्थर खुदरा स्टोर को अपने ग्राहक के स्मार्टफोन पे सीधे संदेश भेजने की अनुमति दे देता है, वो क्या कहलाता है? बिग डेटा नहीं। बिग डेटा क्या होता है? डेटा का एक बहुत बड़ा रूप, जैसे फेसबुक है वो डेली डेटा क्या बना रहा है? बिग डेटा हो गया वो। बिग डेटा का एग्जांपल है फेसबुक पे डेली कितनी फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं, कितना वीडियोस अपलोड होते हैं, यूट्यूब हो गया, ये सब बिग डेटा के एग्जांपल हैं। बिग डेटा आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जहाँ से हमें हमारे बिज़नेस का आइडिया मिल जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना चाहते हैं, क्या परचेज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ आती है। ये इन्होंने यहाँ नहीं पूछा, ये तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं आप अपने कनेक्टेड कस्टमर को डेली फ़ोन पे मैसेज भेजना चाहते हो, उसमें आप क्या यूज़ करोगे? बिजनेस CRM, बिटकॉइन या बीकॉन्स? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकॉन्स। आंसर हो जाएगा क्लिक एंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कोड एडिटर? जावा के कोड को हम कहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं? नेटबीन्स तो हम बहुत बार नाम सुनते हैं, ये होता है, एडिट प्लस भी होता है, और नोटपैड पे भी हम कभी कभी कोड लिख सकते हैं, बट MS वर्ड पे कोई जावा का कोड हम लिख के रन या कंपाइल नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट फीचर ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दैट मेक्स लर्निंग ए प्रोग्राम ईजी फॉर यूज़र? एक ऐसी कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाती है? वॉइस स्विंग, मैंने आपको ये इसका फुल फॉर्म बताया था। डायलॉग बॉक्स मतलब आपने कोई भी चीज़ देखी, उसके ऊपर उसका एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, उसकी डिटेल दी हुई है उसमें। आइकन, डायरेक्ट हम जाएंगे, मूवीज़ वाली जो भी आइकन हमें दिखेगा, हमें पता है उसमें हमने मूवीज़ रखनी है। फाइल्स है, उसमें हमने फाइल रखनी है, तो आइकन तो GUI का पार्ट होता है। अब विस्तृत कुंजी या स्ट्रोक या आदेश मतलब कमांड्स, ये जो है वो GUI का एक फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C जो है वो GUI का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी इन विजुअल बेसिक डिटरमाइन वेदर अ कंट्रोल इज डिस्प्लेड टू यूज़र और नॉट? आप विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी ये निर्धारित करती है कि कंट्रोल जो है वो यूज़र को प्रदर्शित करना है या नहीं? तो देखो, कंट्रोल यूज़र को दिखाना है क्या? दिखाना है तो यस, नहीं दिखाना तो नो। तो विजिबल एक हमारे पास ऑप्शन होता है जो हम यूज़ करके इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, विजिबल ऑन कर सकते हैं या फिर विजिबल ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो या वीडियो रेफर्स टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल?
आप कोई स्ट्रीम कर रहे हो, ऑनलाइन कोई वीडियो देख रहे हो, तो आपने ध्यान दिया होगा यूट्यूब की जैसे अगर आप कोई वीडियो ऑन करते हो, थोड़ा सा बफरिंग होती है, उसके बाद वो वीडियो ऑन हो जाती है, बट नीचे आप जब उसकी एक वो पूरी टैग लाइन देखोगे ना, तो कुछ पोर्शन जिसको आप देख रहे होते हो वो थोड़ा ब्लू होता है और बाकी ऐसे थोड़ा थोड़ा ना आगे यूँ चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा। ये होता है कि वो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके लिए थोड़ी सी वीडियो स्टोर करके रखता है, इसे बोला जाता है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। और जब तक ये स्टोर्ड वाली लाइन है ये आगे चलती रहेगी, आपको बफरिंग नहीं मिलेगी। बट अगर स्टोर्ड वाली लाइन यहीं पे रुकी हुई है तो आपको बार बार बफरिंग होती हुई दिखेगी स्क्रीन में। इसका मतलब है कि वो डेटा को स्टोर कर नहीं पा रही, लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, बट लाइव ना दिखा के हम यूट्यूब के उस वीडियो वाले सेक्शन को थोड़ा सा स्टोर कर लें तो हमें बफरिंग कम देखने को मिलती है। विच स्ट्रक्चर अलाउ द प्रोग्राम टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव पाथ। आपके पास एक कंडीशन है या चॉइस है, आपको इस पाथ पे जाना है या फिर इस पाथ पे। अब ये कंडीशन कौन सी होती है प्रोग्रामिंग में, जैसे हमने एक स्टेटमेंट दिया इफ़ के बाद अगर आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो आप येस वाली कंडीशन में जा सकते हो या फिर आप नो वाली कंडीशन में जा सकते हो। इसे सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ये गलत है डेफिनेशन के हिसाब से। सिलेक्शन का मतलब बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन मतलब आप दोनों पाथ भी गलत जगह पे जाना है आपको, नहीं वाली पे या येस वाली पे, वो आप सेलेक्ट करोगे दो चॉइस में से एक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।